दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष रैकवार आज नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर। एफआईआर को हम बहुत सीधी और सरल भाषा में समझाना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो रोज आए दिन किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में बना रहता है। तो एफआईआर को हम समझने के लिए इसको हमने 5 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला बिंदु ये है कि एफआईआर क्या है। दूसरा कि एफआईआर को कैसे रजिस्टर किया जाए। तीसरा बिंदु ये है कि अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है या जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है उसके द्वारा इनकार किया जा रहा है एफआईआर को लिखे जाने के लिए, तो फिर पीड़ित व्यक्ति के पास क्या विकल्प है कि वो अपनी एफआईआर को रजिस्टर कराए। चौथे पॉइंट में जो पहले का कानून था जो एफआईआर को प्रावधानित करता था और बाद में जो 2023 में नया कानून आया उसमें क्या बदलाव हुए हैं। और इसी से कनेक्टेड पांचवा बिंदु ये है कि जीरो एफआईआर और ई एफआईआर क्या होती है। ये चौथे और पांचवें बिंदु को इंटरकनेक्ट करके हम लोग समझेंगे कि एफआईआर में जो बदलाव किया गया है नए कानून के द्वारा, पहले क्या प्रावधान थे और उसके बाद जीरो एफआईआर और ई एफआईआर जो कि एक तरीके से नए तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है। इस तरह से हम 5 बिंदुओं के माध्यम से एफआईआर को आज समझेंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को जो कि इन्फॉर्मेटिव एक लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो समय समय पर हम इस पर अपलोड करते रहेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन आप दबाएं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी अपलोड होता है इस चैनल पर वो आपके पास तुरंत पहुँच सके। चलिए दोस्तों, जो पहला बिंदु हमारा है एफआईआर क्या है, एफआईआर को किस तरीके से हम समझ सकते हैं कानून के दृष्टिकोण से, वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो एफआईआर है इसका फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं और कई सारे लोग प्राथमिकी भी कहते हैं सामान्य जन में। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एक्सप्रेशन है वो सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से पहले था। सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता उसमें 154 जो धारा 154 है वो एफआईआर के बारे में प्रावधानों को प्रावधानित करती है। और आज जो बीएनएसएस में प्रावधान है एफआईआर से रिलेटेड वो 173 है, 173 है जो एफआईआर के बारे में बात करता है। हालांकि ना तो सीआरपीसी में और ना ही नए कानून में कहीं पर भी ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक्सप्रेशन ना सीआरपीसी में कहीं यूज किया गया है ना ही नए कानून जो नया कानून हमारा आया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी एफआईआर एक्सप्रेशन यूज नहीं किया गया है। 154 ये कहता है इसका जो पहला प्रावधान ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी सूचना, ये सूचना ओरल भी हो सकती है, ये सूचना इन राइटिंग भी हो सकती है। मतलब ये मौखिक तौर पर भी आप ये सूचना दे सकते हैं, ये लिखित तौर पे भी सूचना दे सकते हैं। कोई भी ऐसी सूचना जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, किसी भी थाने के थाना प्रभारी को जब हम सूचना देते हैं, वो चाहे लिखित तौर में देते हैं या उसको मौखिक तौर पे कहते हैं कि कोई भी संज्ञेय अपराध घटित होने से संबंधित है, तो ये ऑफिसर इंचार्ज की जिम्मेदारी है 154 में कि वो उस सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत दर्ज करे। इसमें कुछ चीजें जो सूचना करता है जिसको कि इन्फॉर्मेंट कहा जाता है, उसके द्वारा ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी सूचना जो कि वो पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, जो थाना प्रभारी है अगर उनको दे रहा है, अगर वो सूचना लिखित में है तो उसको साइन किया जाना चाहिए। अगर वो मौखिक है तो ये जिम्मेदारी 154 पुलिस ऑफिसर के ऊपर इम्पोज करता है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि कोई भी सूचना जो कि उसको मौखिक तौर पर दे रहा है इन्फॉर्मेंट, तो इन्फॉर्मेंट को वो पढ़ करके सुनाएंगे कि आपके द्वारा ये सूचना दी गई है और ये सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत दर्ज की जा रही है, और वो पढ़ करके सुनाएंगे ताकि वो वर्बेटिम हो, जैसा कि सूचनाकर्ता ने ऑफिसर इंचार्ज को बताया है एज इट इज उसको उसी रूप में अपने रजिस्टर में एफआईआर के तौर पे दर्ज करना है। ये कानून की रिक्वायरमेंट है, ये की द्वारा जो प्रावधान किया गया उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर से कि वो एज इट इज जैसा इन्फॉर्मेंट उनको सूचना देगा वो एज इट इज उसको एफआईआर के तौर पे दर्ज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एफआईआर को समझने के लिए हम आगे बढ़े उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके कारित होने पर एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होता है और कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके कारित होने पर
एनसीआर रजिस्टर होती है, वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। तो एनसीआर का जो फुल फॉर्म है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, जिसका प्रावधान ओल्ड लॉज जो हमारे पास सीआरपीसी था उसमें सेक्शन 155 155 एनसीआर के बारे में बताता है कि किन केसेस में एनसीआर लिखा जाएगा और किन केसेस में एफआईआर लिखा जाएगा। तो एफआईआर में 154 क्लियर करता है कि कोई भी ऐसी सूचना जो कि संज्ञेय अपराध के घटित होने पर पुलिस ऑफिसर या थाना इंचार्ज को दी जाती है, उस केस में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होता है। और कोई भी ऐसी सूचना जो कि असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कारित होने के संबंध में पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, तो उस केस में एनसीआर रजिस्टर होता है, न कि एफआईआर रजिस्टर होती है। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझना बहुत जरूरी है एफआईआर और एनसीआर को समझने के लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया है, और जो नया कानून हमारे पास है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, और वो कहता है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, उस केस को हम कॉग्निजेबल, उस अपराध को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और 2L में जो डिफाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, ऐसे अपराध जिसमें विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। यहां पर जो कैटेगराइजेशन या जो वर्गीकरण कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का हुआ है, तो ये लोग पूछ सकते हैं कि क्या सीरियसनेस या पनिशमेंट के क्वांटम पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसके हाँ, सीरियसनेस या हीनियस क्राइम के केसेस में उसको कॉग्निजेबल मोटे तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट स्ट्रेट जैकेट कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्हीं ऑफेंसेस को कहा जाता है जिसमें पनिशमेंट की क्वांटम बहुत है। फॉर एग्जांपल, एक सेक्शन आईपीसी में 147 है जो कि रॉयटिंग, बलवा या दंगे से संबंधित अपराध के पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब करता है। इसमें जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है वो 2 साल है, लेकिन इस अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पर किया गया है कि कोई भी अपराध जिसके कारित होने पर सोसाइटी एट लार्ज, समाज को प्रभाव पड़ता है, जैसे कि राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है जैसे बलवा, 5 या उससे अधिक लोग एक अनलॉफुल असेंबली जो गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होकर के बलवा करते हैं, तो उस केस में पुलिस का इंटरफेरेंस अर्जेंट होता है कि पुलिस का हस्तक्षेप उसमें होना अनिवार्य है। हस्तक्षेप अर्जेंट तौर पे होना चाहिए ताकि आगे कोई बड़ी घटना ना घट सके। इसलिए इस सेक्शन को पनिशमेंट इसकी 2 इयर्स है, लेकिन इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में रखा गया है। वहीं पर एक सेक्शन है 497 आईपीसी का, जो कि अडल्ट्री के बारे में बताता है। अडल्ट्री को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2018 में ये डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और अडल्ट्री को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके आधार पर डाइवोर्स सीख किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इस एंगल से समझना चाहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो प्राइवेट नेचर का कोई अपराध हो, जो कि इंडिविजुअल को प्रभावित कर रहा हो, उसको नॉन कॉग्निजेबल के श्रेणी में रखा गया है। 2 कि उस केस में पनिशमेंट 5 साल या 7 साल हो सकती है। धारा 497 आईपीसी जो कि अडल्ट्री को ऑफेंस बनाती थी, इसमें पनिशमेंट का जो प्रावधान था वो अप टू 5 ईयर था, 5 साल था, लेकिन ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल के श्रेणी में था। अडल्ट्री जो कि जार कर्म होता है, अडल्ट्री को अगर एक लाइन में समझना है तो अडल्ट्री का मतलब ये है कि कोई भी मेजर मेल पर्सन जो कि बालिग महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, हु इज अदर देन हिज वाइफ, उस केस में उसने अडल्ट्री का ऑफेंस किया होता है, और जो कि उसके वाइफ के द्वारा, अगर उसकी वाइफ चाहती है कि उसको पनिशमेंट मिले तो वो उस पर एनसीआर दर्ज करा सकती है, इस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। एनसीआर और एफआईआर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एफआईआर के केस में विदाउट ऑर्डर ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट, जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है, उसके बिना आदेश के पुलिस विवेचना केस में शुरू कर देती है। जबकि एनसीआर में क्या करती है कि जब भी कोई एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर होती है तो पुलिस उसके सब्सटेंस को रजिस्टर करके जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचना करता है, उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। और अगर कंसर्न मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है पुलिस को कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी विवेचना पुलिस ऑफिसर कर सकता है। विदाउट ऑर्डर ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट प्रोसीड विद द केस। यहाँ पर एक बात लोगों के मन में आ सकती है कि एक कोई अगर अपराध घटित हुआ है, कोई भी ऐसी घटना कारित की गई है जिसमें कि एक समय में कई सारे अपराध हुए हैं। सपोज करिए कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अपराध भी घटित किए गए हैं जो कि असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को क्या करना है? एनसीआर से संबंधित जो प्रावधान बीएनएसएस में है वो सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस एक्ट में प्रावधानित किया गया है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बताता है। और उसमें ये चीज कही गई है कि कोई भी ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अपराध हुए हैं और उसमें कुछ अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, कुछ अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो उस पूरे केस को संज्ञेय अपराध का केस ट्रीट किया जाएगा। मतलब यह है कि सपोज करिए अगर 5 अपराध किसी घटना में कारित हुए हैं जिसमें से एक अपराध भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर संज्ञेय अपराध है, देन द होल केस शैल बी ट्रीटेड एज अ कॉग्निजेबल केस। तो इस तरह से उसको उस केस में एफआईआर रजिस्टर करनी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है। इस तरह से हम एफआईआर को समझ सकते हैं। एफआईआर कोई भी सूचना जो कि संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित है और वो ऑफिसर इंचार्ज थाना प्रभारी को दी जाती है, तो थाना प्रभारी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको एफआईआर के तौर पे रजिस्टर करे। और एक चीज़ कि इन्फॉर्मेंट को वो एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट थाना प्रभारी को देना होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, एफआईआर को कैसे रजिस्टर किया जाए। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है, तो उसको चाहे उससे पीड़ित कोई व्यक्ति हो जो कि विक्टिम हो सकता है उस केस में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उस घटना के कारित होने से संबंधित इंफॉर्मेशन है, तो वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो थाना प्रभारी होंगे उनको वो सूचना देगा। और वो सूचना मौखिक हो सकती है, वो सूचना लिखित हो सकती है, और उसको एफआईआर के तौर पे रजिस्टर करने की जिम्मेदारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की होगी। अगर वो मौखिक इंफॉर्मेशन है तो उसको एफआईआर के तौर पे रजिस्टर करने के बाद ये ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको पढ़ करके इन्फॉर्मेंट को सुनाएगा, क्योंकि ये लॉ उनके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि जैसी सूचना उनको दी गई है वो वर्बेटिम फॉर्म में एज इट इज वो इंफॉर्मेशन उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पे लिखना है। दूसरा बिंदु उसमें जो सब पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होने के बाद ये पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देगा। इस बिंदु में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेंट विक्टिम भी हो सकता है, इन्फॉर्मेंट कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसको उस घटना के कारित होने के संबंध में सूचना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उस अपराध का विक्टिम है वही इन्फॉर्मेंट हो सकता है। इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है जिसको संज्ञेय अपराध घटित होने से संबंधित सूचना है, तो वो इसकी एक जिम्मेदारी भी है कि वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराएगा। अब तीसरे बिंदु पे हम लोग आते हैं। तीसरा बिंदु ये कहता है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो कि किसी थाने के थाना प्रभारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से मना करने पर पुराने कानून जो कि दंड प्रक्रिया संहिता है और नए कानून जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या विकल्प दिए गए हैं इन्फॉर्मेंट को कि अगर उसकी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पे दर्ज नहीं किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसके पास ये विकल्प है कि वो उससे सुपीरियर ऑफिसर जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे कि बड़े जनपदों में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, वो उनके पास अप्रोच कर सकता है। वो अपनी शिकायत को इन राइटिंग बाई पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है और उस पर अगर एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि नहीं इसमें संज्ञेय अपराध घटित होने से प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये केस बन रहा है, तो वो
स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी भी ऑफिसर को डिप्यूट कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच मैटर्स। इन केस अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है तो उस केस में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित शिकायत बाई पोस्ट के माध्यम से भेज सकता है, जिस पर कि एसपी की ये जिम्मेदारी है कि अगर उनको लगता है कि ये प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होने से संबंधित सूचना है तो वो स्वयं उसमें एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कर सकते हैं और वो स्वयं विवेचना कर सकते हैं या किसी भी ऑफिसर को डिप्यूट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, इससे संबंधित एक रिसेंटली एक घटना ऐसी कारित हुई जो कि हमारे संज्ञान में आई और जो पीड़ित परिवार था उसने हमको अप्रोच किया। ये घटना 9 तारीख की है। 9 तारीख को जो पीड़ित परिवार था उसमें जो मेल मेंबर्स थे वो घर पर नहीं थे और विपक्षियों के द्वारा, जो कि आरोपी हैं, उनके द्वारा घर पर एक उनका लड़का था और एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी मां के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसकी फ़ोटो और मेडिकल की रिपोर्ट हमको भेजी पीड़ित परिवार ने। जो कंसर्न थाना था वहाँ के एसएचओ ने एफआईआर लिखने के बजाय जो पीड़ित व्यक्ति थे उन्हीं को थाने में बैठाए रखा दिन भर। हमारी जानकारी में जब ये घटना आई तो हमने इमीडिएटली जो कंसर्न सर्किल ऑफिसर थे, जो क्षेत्राधिकारी थे, उनसे फ़ोन पर बात की और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी न्यायोचित होगा इसमें किया जाएगा। आप इससे संबंधित जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जो मेडिकल है, वो हमारे व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और सीओ महोदय के इमीडिएट इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने इमीडिएटली उस पीड़ित बच्चे को रिलीज़ किया और एफआईआर भी रजिस्टर की और एफआईआर गंभीर धाराओं में रजिस्टर की गई। अब हम चौथे और पांचवें बिंदु के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। चौथा और पांचवा बिंदु जो हमारे डिस्कशन का है, वो चौथा बिंदु है कि जो पुराना कानून है सीआरपीसी और जो नया कानून बीएनएसएस है, इसके बीच में क्या बदलाव हुआ है। और पांचवा जो बिंदु है वो 0 एफआईआर और ई एफआईआर के बारे में डिस्कस करता है। इन दोनों को हम कनेक्ट करके एक दूसरे को समझेंगे और पुराने एफआईआर में जो पुराना सीआरपीसी है उसमें जो एफआईआर से संबंधित प्रावधान है उसमें कुछ बदलाव करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2 नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से भी प्रैक्टिस में थे। हालांकि इसको एक कानून की शक्ल दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ये कॉन्सेप्ट है 0 एफआईआर और ई एफआईआर का। 0 एफआईआर क्या होती है और ई एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी घटना किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में घटित होती है परंतु उसकी सूचना उस पुलिस स्टेशन में ना दे करके किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में दी जाती है, तो जिस पुलिस स्टेशन में ये सूचना दी जाती है और वहाँ पर जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता है, वो 0 एफआईआर होती है। और ये एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो कंसर्न क्षेत्राधिकार का थाना होता है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसको जो नया कानून आया इसमें जो बदलाव किया गया और इसको स्टैट्यूटरी एक फोर्स दिया गया। जो पहले पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज ये कह करके एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते थे कि ये घटना हमारे क्षेत्राधिकार में घटित नहीं हुई है, तो इसलिए इसकी एफआईआर उसी थाने में होगी जिस थाने के क्षेत्राधिकार में ये घटना घटित हुई है। तो अब थाना इंचार्ज ये कह करके मना नहीं करेंगे। उनके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि कोई भी एफआईआर इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, अगर कोई भी आप घटना जो आपके क्षेत्राधिकार में घटित हुई है या नहीं हुई है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको रजिस्टर करेंगे और जो कंसर्न थाना होगा वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम आज इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत, ये जो हमारी प्रेमाइस है वो विभूति खंड थाने में आती है। सपोज करिए अगर कोई भी अपराध यहाँ घटित होता है और इसकी सूचना हम हजरतगंज थाने में देते हैं, तो हजरतगंज थाने के थाना इंचार्ज महोदय ये कह करके मना नहीं कर सकते कि हम इस घटना की एफआईआर नहीं लिखेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 ये कहती है कि ये थाना इंचार्ज हजरतगंज की जिम्मेदारी है कि वो इस सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत दर्ज करें और ये विभूति खंड थाना जो कि कंसर्न थाना है जिसके क्षेत्राधिकार में ये घटना घटित हुई है उसको ट्रांसफ़र करें और वो उसके बाद उस घटना को लेकर के जो भी विवेचना या फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी वो कंसर्न थाना के थाना इंचार्ज करेंगे।
अब EFIR क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, जो 154 सीआरपीसी का है, वो ये कहता है कि कोई भी सूचना जो कि मौखिक और लिखित तौर पर दी जाती है थाना प्रभारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पे दर्ज करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 इसमें एक नया वर्ड जोड़ती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन की बात करती है। मौखिक इंफॉर्मेशन, लिखित इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन थाना प्रभारी को मिलती है, तब भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करें। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में वहाँ की जो पुलिस है उनके द्वारा एक मोबाइल ऐप भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में यूपी कॉप नाम से एक पुलिस का एप्लीकेशन है, जो कि मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक सेक्शन EFIR का आता है कि अगर कोई भी घटना इस तरह से घटित हुई है जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, उस पर आप EFIR रजिस्टर कर सकते हैं। आपको थाने भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठ करके भी अपने मोबाइल फ़ोन से FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। इस तरीके से FIR को सरलीकरण करके लोगों को समझाने का एक प्रयास किया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसकी जानकारी दें। और अगर किसी भी व्यूअर को, किसी को भी अगर FIR से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।